पत्थर फेंकने वाला कौन? नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कई बार लोग कहते हैं कि कोई तो ऐसा दिन हो जब बहस के इस प्लेटफॉर्म पर बहस ना हो, सियासी झगड़े ना हो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हो, देश की बातें हो। आज ऐसा ही होगा। आज कोई बहस नहीं होगी, ताल ठोक के सिर्फ देश की बात होगी, कामयाबी की बात होगी, उन प्रार्थनाओं की बात होगी जो देश कर रहा है, उस जश्न की बात होगी जो देश मनाने जा रहा है। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है, कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए। बहरहाल चांद तो जमीन पर नहीं उतर रहा, लेकिन भारत जरूर कल शाम को चांद पर उतरने जा रहा है। चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग से सिर्फ 25 घंटे की दूरी पर है। कल शाम 6:04 का लैंडिंग मुहूर्त है। ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान 3 से चांद की लेटेस्ट तस्वीर है जो इसरो ने आज ही जारी की है। इसरो के मुताबिक अब तक सब कुछ परफेक्ट है और शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 4 चरणों में होगी। आखिरी के 15 मिनट थोड़े टफ जरूर होंगे, लेकिन 2019 जैसी किसी गड़बड़ की दूर दूर तक आशंका नहीं है। हम यही प्रार्थना करते हैं। चंद्रयान कैसे उतरेगा, कैसे काम करेगा, आगे क्या क्या होगा, इस पर विस्तार से बताने के लिए हमारे पैनल में आज कई एक्सपर्ट होंगे। कौन कौन एक्सपर्ट होंगे मैं आपको बता दूं। वीरेंद्र यादव सीनियर साइंटिस्ट हैं, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टडीज के। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव साइंटिस्ट हैं, ASLV D1 D2 रिव्यू पैनल इसरो के। और सृजन पाल जी साइंटिस्ट हैं, RC कपूर जी स्पेस साइंटिस्ट हैं, अमिताभ घोष नासा के साइंटिस्ट हैं, भारतीय मूल के। उनसे भी बात करेंगे 5:30 बजे से, लेकिन वही आपको सबसे बेहतर ढंग से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको देश का माहौल दिखाते हैं। चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने के लिए वैज्ञानिकों के साथ साथ सारा देश जोर लगा रहा है। देश के कई शहरों में हवन हो रहे हैं, प्रार्थनाएं की जा रही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कायम रहे। पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान सब हो रहे हैं। यूपी भारत उत्सवों का देश है। कल शाम को चंद्रमा पर विजय का पर्व मनाने जैसी तैयारी है। इसरो कल शाम 5:20 से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देगा। देश के स्कूल और संस्थानों ने भी इस ऐतिहासिक पल को लाइव दिखाने की तैयारी कर रखी है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर है। इस लैंडिंग के बाद भारत चांद पर झंडे गाड़ने वाला चौथा देश बन जाएगा। कई मानों में अमेरिका, रूस और चीन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उनका मिशन मून इससे कई गुना ज्यादा लागत वाला था। लोग लगातार मंदिरों में अखंड हवन पूजन पाठ कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि हमारा जो चंद्रयान 3 है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। इसकी यकीन था कि ये चंद्रयान पहुंचेगा और ये पहुंच के कल दिखाएगा। सोसाइटी में वहाँ पे हमने स्क्रीनिंग लगाई है कि सब लोग साथ में मिलकर सब लोग साथ में देखेंगे। बिल्कुल सफलतापूर्वक हम वहाँ पे लैंड करेंगे और हम ही पहले देश ऐसे बनेंगे जो साउथ पोल पे लैंड किया। अबॉर्ट करने का कोई चांसेस नहीं है। मशीनरी है और इक्विपमेंट्स है, वो सभी तैयार हुआ है। लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत की, पूरे विश्व के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। It's a great moment for India and a proud moment for each and every Indian. हमारी यही कोशिश है कि वो तिरंगा चांद पे भी गाड़ के रखा जाए। हमारा देश पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पे जाएगा, इसलिए हमारा यही नारा रहता है, जय हिंद जय भारत। तो सब चंगा तो कल चांद पर तिरंगा। जी हाँ,
चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराने जा रहे हैं और हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जो चांद पर उतरेगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन चांद पर उतर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं उतरा है। आप लेटेस्ट तस्वीरें देख सकते हैं जो आई है, ये देखिए, हम आपको वो मॉडल के जरिए समझाने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चांद की सतह की आज की इसरो ने जो तस्वीरें जारी की है, जिसे विक्रम से खींचा गया है, लैंडर विक्रम से खींचा गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और सबसे बड़ी बात ये, इसका मून मिशन का हमारा जो बजट है, वो बजट हॉलीवुड की फिल्म से बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है ये बजट। हॉलीवुड की फिल्म जितने में नहीं बन पाती है, उतने में भारत चांद पर फतह कर लेगा। और कल हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये आशा करते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत जो है वो कामयाब रहे। इससे पहले तिरुपति बालाजी में इसरो के साइंटिस्ट ने जो चांद का मॉडल है, विक्रम और पूरे चंद्रयान का मॉडल है, वो रखकर पूजा अर्चना की थी। कल नाग पंचमी की विशेष पूजा अर्चना की गई और देश में दुआओं का दौर भी है। हमने आपको दृश्य दिखाया कि किस तरह से लोग जो है नमाज अदा कर रहे हैं, किस तरह से प्रार्थना, हवन, पूजा सब कुछ हो रहा है। हर कोई उत्साह में है, हर कोई उमंग में है। वैसे भी हमने कहा अपने ओपनिंग एंकर में कि भारत त्योहारों वाला देश है। तो आइए आज की जो देश है, आज का ये पूरा कार्यक्रम है ताल ठोक के, ये भारत के उन वैज्ञानिकों के नाम कर दे, उन लोगों के नाम कर दे, विक्रम साराभाई जिनके नाम पर विक्रम लैंडर का नाम रखा गया है। विक्रम यानी शौर्य और बुद्धि दोनों एक साथ, इसीलिए विक्रम, हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट होते थे, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और वहां पर कहा जाता ऐसा है कि विक्रमादित्य के समय से ही विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर शुरू हुआ। अभी 2080 चल रही, यानी अंग्रेजी कैलेंडर से भी पुराना है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी, जो भारतीय है। हर कोई चांद और सूरज पर नहीं पहुंच पाता अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता। यह बात भी आपको समझनी होगी। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय इसरो बेंगलुरु के हेडक्वार्टर से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वीरेंद्र यादव हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। मेरे साथ प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हैं, साइंटिस्ट हैं, ये भी इसरो से जुड़े रहे हैं। थोड़ी देर में 3 और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलता हूं प्रणय के पास। प्रणय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या खुशखबरी शेयर करेंगे आप ठीक 25 घंटे पहले? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि दीपक जी, आपसे बात करने से पहले मैं ठीक पीछे ये जो इमारत है जो कि इसरो का हेडक्वार्टर है, यहाँ गया था और यहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर के सिवन से हुई, जो कि 2019 में चंद्रयान 2 के समय में इसरो के चेयरमैन थे। और आज जब उनसे बात की तो कहीं न कहीं उनके जो उस 2019 के लैंडिंग फेल होने के जो आंसू थे, उसी से उन संकल्पों का जन्म हुआ था कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी उसी समय से शुरू कर दी थी। और आज न केवल देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं चंद्रयान के लैंडर विक्रम लैंडर के साथ में है, बल्कि इसरो की तैयारियां पूरी हैं, हर तमाम चेक किए जा चुके हैं। और कहा जा सकता है कि देश का जोश इस समय बेहद हाई कहा जा सकता है। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है, क्योंकि तमाम पैरामीटर्स इस समय भी जो अभी हम बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स लगातार चेक किए जा रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है चंद्रयान 3 के साथ। और 25 घंटे बाद 6:04 का वक्त होगा जब लैंडिंग की जाएगी। 5:45 पे कल शाम को इसी समय जब हम बात कर रहे होंगे, तो लगभग इसी समय पे वो जो लैंडिंग की प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। हालांकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मॉनिटरिंग होगी। और केवल इसरो के बेंगलुरु के इस्ट्रैक के सेंटर से ही नहीं, बल्कि इंडिया का जो डीप स्पेस नेटवर्क है उससे ट्रैकिंग की जाएगी। इसके अलावा मॉरिशस, ब्रुनोई, थाईलैंड, उन तमाम देशों के अंदर भी जो इसरो के नोड्स हैं, ट्रैकिंग नोड्स, वहां से मॉनिटरिंग की जाएगी। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया था दीपक जी, कि यह बेहद किफायती है। देर आए दुरुस्त आए के मॉडल पर इसरो ने जिस तरीके की कामयाबी हासिल की है, ये विषय आपके भी दिल के बहुत करीब रहा है। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के समय भी आपने कवर किया था। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग ने चांद पर पानी खोजा था। चंद्रयान 2 भी पूरी तरह से नाकामयाब नहीं हुआ, उसने भी कई महत्वपूर्ण चीजें खोज के बताई हैं। और चंद्रयान 3 के बाद कहा जा सकता है, चलो दिलदारों चलो चांद के पार चलो। तो चांद के पार भी क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये न केवल एक किफायती मॉडल होगा, बल्कि एक कमाऊ मॉडल भी साबित होने वाला है। क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक्सपेक्ट की जा रही है जब मून के ऊपर बहुत सारे जो स्पेस मिशन से वो लॉन्च होंगे। मून का कॉलोनाइजेशन, यानी वहां पर मानवीय बस्तियां बसाने की जो योजना है, यानी भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से इसरो का ये जो पहल है, ये जो चंद्रयान है, ये भविष्य की बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। जी, आपने कहा चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, और मैं आपको कह रहा हूं हमें तैयार चलो, और मौका भी कुछ ऐसा ही है प्रणय।
जी बिल्कुल, मौका निश्चित रूप से इसी तरीके का है और इसीलिए तमाम जो तैयारियां की गई, जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यहां से कुछ ही दूरी पर इस ट्रैक का है दीपक जी, वहां पर जो तमाम साइंटिस्ट हैं जिनको कि इस लैंडिंग को कामयाब करना है, उन लोगों को वहां स्टेशन कर दिया गया है। किसी को अब बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। लैंडिंग का मिशन पूरा होने तक हर कोई वहीं रहेगा और तमाम वो जो पैनल्स हैं, तमाम वो जो सीट्स हैं, उनके ऊपर लोग जम चुके हैं। 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, हर एक पहलू, चाहे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो, चाहे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो, और इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो भी लगातार चेक किए जा रहे हैं। 7 सेकंड का इसके अंदर एक समय रखा गया है। अगर किसी तरीके से डिले होता है या अगर किसी तरीके से पोजीशन चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके अंदर अल्टरनेटिव जो लोकेशन साइट है वो भी फीड करके रखी गई है। और साथ ही जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये तस्वीरें बताती हैं कि इसके ऊपर चाहे लैंडर पोजीशन कैमरा हो वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, चाहे जो लैंडर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा हो वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और इसके जो तमाम प्रोब्स और सेंसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ये तस्वीरें भेज पा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि चंद्रयान में अभी तक सब कुछ ठीक है। और इसीलिए आज जब हमने ये सवाल किया यहाँ के वैज्ञानिकों से कि क्या इसके समय में बदलाव हो सकता है, तो उनका कहना था कि अभी तक ऐसा नहीं लगता और जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है 23 अगस्त की शाम का, जब 6:04 पर वो खुशखबरी आएगी। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार जरूर आए थे, लेकिन इस बार वो नहीं है, लेकिन उनका जो समय है वो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में होंगे, लेकिन वो जो लैंडिंग का समय है वो वर्चुअल कनेक्टिविटी के जरिए वो इस मिशन के साथ जुड़ेंगे और वो भी इस मिशन के अंदर भागीदार होंगे जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम लैंडर की लैंडिंग को अंजाम दे रहे होंगे। मुझे वो तस्वीरें याद है, K7 जो है, जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे और उन्होंने गले लग के उनको ढांढस बनाया था, और मुझे वो तस्वीरें याद है जब K7 की आंखों से भावनात्मक आंसू टपक रहे थे। इसलिए नहीं, हमने चंद्रयान 2 में भी काफी सफलता पाई है। जो उसका लैंडर उतरा है, मेरे ख्याल से हेलो बडी ऐसा कोई मैसेज भी भेजा है, इसरो ने ट्वीट किया था कि एक मैसेज भेजा है, जो चंद्रयान 2 गया था उसने चंद्रयान 3 को। जी दीपक जी, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और इसरो की एक बहुत बड़ी कामयाबी के मैं जिक्र करना चाहूंगा कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर, जिसकी मिशन लाइफ मानी गई थी महज 1 साल की, यानी सितंबर 2019 में जब उसे वहां पर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, तो उसको 2020 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी न केवल काम कर रहा है बल्कि चंद्रयान 3 के साथ संवाद और संपर्क के अंदर भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि विक्रम लैंडर जब लैंड कर जाएगा तो वो जब कम्युनिकेट कर रहा होगा इसरो से, तो वो वाया चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है के माध्यम से रिले होगा। और इसके अलावा जो डीप स्पेस नेटवर्क है ISDN, उसके थ्रू कांटेक्ट और कम्युनिकेशन होगा। तो एक लेयर ऑफ कम्युनिकेशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के थ्रू होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण खोज जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के पे लगे हुए कैमराज ने की है, वो ये है कि चंद्रमा की सतह के ऊपर कुछ वॉल्केनिक कैनाल्स हैं। ये वो ऐसे गलियारे हैं, कहा जा सकता है वो चंद्रमा की सतह की वो सुरंगें हैं जिनके अंदर कभी लावा बहा करता था, लेकिन अब वो खोखली है। यानी मनुष्य को कभी अगर वहां बसना होगा या वहां अगर हैबिटेबल कॉलोनीज बनाई जा सकेंगी तो ये वो जगह होगी। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर उतरकर भारत न केवल इतिहास रचेगा बल्कि सही मायनों के अंदर भारत की छाप इसलिए भी छोड़ेगा क्योंकि वो जो प्रज्ञान रोवर निकलना है दीपक जी, उसके 6 पहिए हैं और उन 6 पहियों में एक तरफ भारत का राज चिन्ह यानी वो जो अशोक स्तंभ का सिंह है वो अंकित है, तो दूसरी तरफ इसरो के का जो निशान है वो अंकित है। यानी जब वो आगे चलेगा तो वो चंद्रमा की सतह के ऊपर इसरो के निशान भी छोड़ेगा और भारत के राज चिन्ह को भी अंकित करेगा। जी ठीक है, मैं सीधे चलता हूं वीरेंद्र यादव जी के पास। वीरेंद्र जी, मुझे बताइए कितने गर्व का पल होगा जब साउथ पोल पे हम उतरेंगे? नमस्कार दीपक जी, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आप जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने ये मौका दिया। तो बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ऐसे बहुत ही कम देश हैं जो अभी तक ये अचीव कर पाए हैं। इनफैक्ट मैं अभी से इस माहौल में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसरो की टी-शर्ट पहन के रखी हुई है। तो एक मुझे भिजवा दीजिए, मैं भी कल यही पहन के एंकर करूंगा। आप बोले ऑनलाइन मिल रहा तो मैं खरीद लेता हूं अभी। नहीं, मैं इसरो के एक कार्यक्रम में गया हुआ था तो वहां पर मुझे मिली है। तो बेसिकली अब आप लगातार हम देखते आए हैं कि इसरो अपडेट देते जा रहा है, इसरो इमेजेस रिलीज किए जा रहा है और हमें ये लगातार अपडेट्स मिलते जा रही है कि जो ये ऑर्बिट है वो धीरे धीरे और छोटे से छोटे की जा रही है। तो जब ये करीब करीब मेरे ख्याल से 24 से 25 घंटे के आसपास बचे हुए हैं, तो जब ये कल लैंड होगा तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय होगा। ठीक है, मैं सीधे प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइए जब ये लैंड करेगा तो कैसे पूरा भारत चिल्लाएगा जय हो?
जय हो। और निश्चित रूप से भारत माता की जय के नारे यहाँ पूरी भारत में लगेंगे, विदेशों में भी लगेंगे, क्योंकि इस समय जो हमारा विक्रम लैंडर है, जो जिसके की पेट में जो है अपना ये मॉड्यूलर छुपा हुआ है, अपना रोवर छुपा हुआ है, वो इस समय करीब 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। और इसको लैंड करने के पहले 2 घंटे पहले इसका जो थ्रस्टर है, जो हम चित्र में देख रहे हैं, वो फायर कर दिए जाएंगे, जिससे कि इसकी गति जो है 8000 से घटकर 6000 हो जाएगी। और जैसे जैसे गति कम होगी ये नीचे उतरता जाएगा। नीचे जब उतरकर ये 7 किलोमीटर पर आ जाएगा तब इसके कैमरे काम करेंगे, चारों तरफ झांक कर देखेंगे। इसका जो अगला ये चारों जो लैंडिंग पैड हैं वो फिलहाल हॉरिजेंटल है, वो 59 डिग्री सेंटीग्रेड 59 डिग्री पर ये झुकेंगे। जिस तरह से हम किसी के घर जाते हैं और झुककर सलाम करते हैं, ऐसा ये हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा को सलाम करेगा। और उसके बाद वर्टिकल जब हो जाएगा तो ये धीरे धीरे खसकता हुआ जिस घड़ी ये 800 मीटर पर आ जाएगा, तब नीचे का थ्रस्ट और ऊपर की ग्रेविटी का फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। कुछ समय के लिए ये हवा में लटका रहेगा, तब ये अच्छी तरह से उस जगह को पहचान लेगा, उसमें करेक्शन कर लेगा, अगर आवश्यक हुआ तो इधर उधर मुड़कर भी देख लेगा। और ऑटोमेटिक है, ये सब पायलटिंग पर है और इसमें एआई का उपयोग किया गया है। जिस तरह से हम कैमरे में अपना फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक उसी तरह का सॉफ्टवेयर इसमें है, जो जमीन के सब इस जगहों को पहचान लेगा और इसकी मेमोरी में जो डाल दिया गया है उस जगह पर जाकर ये बैठेगा। इसको जब ये 10 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा उस समय इसका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप करेगा। जिस समय ये ड्रॉप करेगा चंद्रमा की धूल ऊपर उठेगी, जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, और धूल उठने के बाद एक गुब्बार सा हो जाएगा और थोड़ी देर बाद 3 घंटे तक इसको विश्राम दिया जाएगा, क्यों इतनी लंबी दूरी से ये आया है, इसका थकान भी मिटना चाहिए। जब तक गुब्बार बैठ जाएगी इसके बाद खिड़की खुलेगी, उसमें से हमारा रोवर निकलेगा। रोवर देखकर हमारे विक्रम को मुस्कुराएगा, उसके चित्र लेगा और विक्रम भी उसके चित्र लेगा। रोवर अपना काम करेगा, विक्रम अपना काम करेगा। विक्रम के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं दीपक जी। पहला काम तो यह है कि वहां के तापमान का जो फ्लक्चुएशंस है उसको रिकॉर्ड करेगा। मून को एक साथ हैं वहां, जैसे धरती पर भूकंप आता है वैसे वहां चंद्रमा की धरती हिलती है, उसका मापन करेगा। और तीसरा जो प्लाज्मा है उसकी स्टडी करेगा, जबकि हमारा रोवर धीरे धीरे जाकर उस चट्टान को ढूंढेगा जिसमें छेद करके उसमें से पदार्थ निकालेगा। फिर उसमें लेजर की किरणें पड़ेंगी, उसमें फ्यूम्स निकलेगी। उन फ्यूम्स में उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो ऑटोमेटिकली उसमें काम करने लगेगी। ये हमको पता लगेगा कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि वहां पर जो इस समय रेयर अर्थ एलिमेंट लिथियम काफी विपुल मात्रा में है। वहां 14% तो प्रोटॉन है उस जगह पर। और सबसे बड़ी चीज जो है वहां पर है, एक जो चाइनीज रोवर ने जो निकाला था, एक नया पदार्थ निकाला था, उसका नाम उन्होंने चेंगेसाइट रखा है। उस चेंगेसाइट में 10 माइक्रोन का ट्रांसपेरेंट एक क्रिस्टल है जिसमें हीलियम 3 भरा हुआ है। वो आइसोटोप है, आप उसको जेब में रख के भी ला सकते हैं, रेडियोधर्मिता नहीं होगी। लेकिन अगर 10 किलोग्राम का भी अगर आपने ये हीलियम 3 का आइसोटोप इकट्ठा कर लिया तो ये मानकर चलिए कि भविष्य में भारत की जो आपकी नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो परमाणु भट्टी बनेंगे, उससे इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि हमको ऊर्जा की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग उतर जा रहे हैं। और वहां पर जो क्रेटर है, एक क्रेटर तो इतना बड़ा है, उसकी गहराई लगभग 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। और सूर्य की किरणें उस जगह पर जो पड़ती हैं वो इतनी तिरछी पड़ती हैं, क्रेटर के गड्ढे में तो पहुंच ही नहीं पाती। ये माना जा रहा है कि जैसे पृथ्वी पर समुद्र है, समुद्र कहाँ से आया है? एक थ्योरी ये बताती है कि एस्ट्रॉइड से आया है या एक पुच्छल तारों से आया है। ऐसे ही पुच्छल तारे वहां गए होंगे और क्रेटर में पानी होगा, और इसकी पुष्टि भी हमने कर रखी है। वहां हाइड्रोक्सिल जो आयन मिले हैं। अब उस क्रिस्टल के जो वहां पर, क्योंकि तापमान बहुत कम है, -13 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है साउथ पोल का, तो वो इतना ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में होगा। उससे हमको ये पता लगेगा कि अगर भविष्य में हम वहां जाकर अपना एथिया बनाएंगे, स्टेशन बनाएंगे, तो हमारे जो चंद्र यात्री हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल निकाल के आगे की जर्नी के लिए अपना यान तैयार कर लेंगे, ऑक्सीजन निकाल कर। ये भी हो सकता है कि वहां जैसे इजराइल ने एक रॉकेट छोड़कर एक छोटे से जीव को भेजा था जो वहां वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। इस तरह की
भी संभावनाएं देखी जाएंगी, इन जीवों की खोज परख की जाएगी। न केवल इतना, ये भी देखा जाएगा क्या हम वहां बीज उगाकर पानी देकर किसी तरह की वनस्पति भी पैदा कर सकते हैं। और ये एक लंबा मिशन है। मुझे पूरा विश्वास है दीपक जी, जब आप जो है आजादी के स्वतंत्रता दिवस का शताब्दी समारोह मना रहे होंगे, उस समय हमारे चंद्र यात्री भारत का तिरंगा झंडा निश्चित रूप से चंद्रमा पर फहरा रहे होंगे। दीपक जी, ठीक है, बहुत तफसील से आपने पूरी बात समझाई है प्रोफेसर साहब। मैं आपके पास फिर आऊंगा, क्योंकि इसके इकोनॉमिक पहलू क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है, भारत को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सृजन पाल जी, आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझाइए, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में नहीं। साइंस तो मैंने भी पढ़ा है, पर अब मुझे कुछ साइंस के बारे में पूछा जाए तो मैं ABCD से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन सृजन पाल जी, मुझे बताइए क्यों ये इतने गौरव की बात है भारत जैसे देश के लिए? देखिए, गौरव की भी बात है और बहुत बड़ा अवसर है। ये इतिहास रचने जा रहे हैं हम कल। और आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अर्थव्यवस्था में हमें क्या फायदा हो सकता है। एक चीज सोचिए, चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रमा तक जा रहा है, जहां रूस भी नहीं पहुंच पाया, रूस अग्रणी देश था स्पेस में, वो नहीं पहुंच पाया, हम वहां लैंड करने वाले हैं। इस पूरे चंद्रयान 3 में जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो पूरे भारत में अलग अलग प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं। इसका मतलब जब हम चंद्रयान 3 इसरो और भारत को चंद्रमा तक लेके जाता है, तो हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको भी बहुत आगे तक लेके जा रहा है। आने वाले समय में अलग अलग देशों से हमारी कंपनीज को और इसरो को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे हम जो दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की स्पेस इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का एक बड़ा चंक ले सकते हैं। आप एक चीज और सोचिए कि जो हमारा मिशन का कॉस्ट है वो किसी भी देश से आप तुलना करिए तो आधे से भी कम है। मतलब मूवीज से भी कम में हम स्पेस मिशन बनाते हैं। 600 कुछ करोड़ रुपए में हम चंद्रमा तक जा रहे हैं। ये जो कॉस्ट एफिशिएंट चीज हम कर पा रहे हैं और एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, इसकी वजह से दुनिया भर में भारत का परचम लहराएगा कि ना सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, बल्कि हमारी जो तरीके हैं वो किफायती भी हैं और इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में हैं आज या आप स्कूल में हैं और आने वाले समय में आप जानना चाहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में मुझे नौकरी करनी चाहिए, तो भारत वो देश है जहां पर जो स्पेस अंतरिक्ष की इंडस्ट्री बन के आएगी, उसमें आप काम कर सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, आप उसमें राइज कर सकते हैं। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे खास तौर से इस पे नजर रखें। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। साथ ही साथ चंद्रमा अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे हीलियम 3 के बारे में। इतनी भारी मात्रा में 1 करोड़ टन से भी अधिक वहां पर हीलियम 3 है, जिससे पूरी धरती पे सैकड़ों हजारों साल तक हम बिजली पैदा कर सकते हैं। चंद्रमा पे आगे आने वाले समय में जो हम अंतरिक्ष यान धरती से छोड़ते हैं, वो हम धरती से छोड़ने की बजाय चंद्रमा से छोड़ना शुरू कर देंगे। वहां गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां पे लॉन्च करना आसान होगा, तो दुनिया भर में हम मिशन छोड़ पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो प्रोपल्जन डिवाइस में हो रही है। जो प्रोपल्जन डिवाइस हमारी चंद्रमा के अराउंड घूम रही है, इस समय वो धरती को भी देख रही है और वो देख रही है कि कोई भी ऐसा ग्रह जिसमें जीवन होता है वो एक्चुअल में दूर से कैसा दिखता है। अब इससे क्या फायदा होगा? अब उस डेटा को हम लेंगे और दूर सुदूर जो ग्रह हैं सौर मंडल के बाहर, हम उनसे इसको कंपेयर करेंगे। इससे शायद आने वाले समय में पता लगे कि क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन है, जो अपने आप एक बहुत बड़ा अवसर है। सो कुल मिलाकर बिलियंस डॉलर इंडस्ट्री है, जो सिर्फ जो अग्रणी देश होते हैं तकनीक में, उन्हीं के लिए रिजर्व होती थी वो जगह। आज भारत उन अग्रणी देशों में गिना जा रहा है। शायद हम रूस के आगे निकल गए हैं और भविष्य में हम बाकी देशों के भी आगे निकल पाएंगे। और इसीलिए नासा हो या ESA हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, रूस की रॉसकॉस्मोस, चाइना की स्पेस एजेंसी, ये सभी लोग भारत को देख रहे हैं और हमारी सफलता के लिए कामना भी कर रहे हैं और नजर भी रख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सृजना आपने। और मैं प्रणय के पास जाऊंगा। प्रणय, में एक बात जानना चाहता हूं, सभी लोगों को दिखाइए। मुझसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी वाइल्डेस्ट ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं चांद पे प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये प्रणय आसान हो जाएगा चांद पर प्रॉपर्टी डीलिंग करना, क्योंकि हम तो कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल दीपक जी, कहा जाए ये बहुत दूर नहीं है और इंसान के लिए हमेशा से चांद एक जिज्ञासा का केंद्र रहा है, उसकी उत्सुकता का केंद्र रहा है। और अगर कहा जाए कि चांद की अहमियत क्या है, शायद कहा जा सकता है कि धरती पर यदि आज जीवन है
तो उसमें कहीं ना कहीं चांद की भूमिका है, क्योंकि चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती जो अपनी धुरी पर घूमती है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। धरती पर अगर जीवन समुद्र से निकलकर धरती पर आ पाया, जमीन पर आ पाया, तो उसके अंदर भी चांद के टाइडल इफेक्ट की भूमिका कही जाती है। लेकिन अब जिस तेजी के साथ में और भारत ने जिस किफायती अंदाज के अंदर इस मिशन को अंजाम दिया है, इस विक्रम लैंडर के साथ में जो चांद पर लैंडिंग है उसकी कैपेबिलिटी भारत प्रूव करेगा। और इस लैंडिंग की कैपेबिलिटी प्रूव करने के साथ साथ जिस किफायत के साथ भारत प्रूव कर रहा है, जिसका जिक्र सज्जन जी भी कर रहे थे, तमाम वैज्ञानिक जो सहयोगी वैज्ञानिक जो हमारे साथ उपलब्ध हैं वो कर रहे हैं, तो ये चांद के ऊपर प्रॉपर्टी की डीलिंग केवल सपना नहीं है दीपक जी, बल्कि ये कई मुल्कों ने शुरू कर दिया है और बाकायदा अमेरिका के अंदर और दूसरे कई मुल्कों के अंदर इस चीज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और अगर कहा जाए एलन मस्क और जो कई उद्यमी हैं उन्होंने बाकायदा फाल्कन अपने जो रॉकेट्स हैं उनके साथ में इन चीजों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं कि अगर चांद पे भविष्य में कभी जाना हो, वहां कॉलोनी बसानी हो, तो किस तरीके से वहां पर प्लॉट काटे जाएंगे। तो आप देखिए कि ये भविष्य की संभावनाएं बहुत दूर नहीं है। रिटायरमेंट के बाद प्रणय आप मेरे साथ काम करना, यही काम करेंगे हम, चांद पर प्रॉपर्टी डीलिंग का प्रणय। बिल्कुल, आप जैसा कई लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है 2047 तक एक लाइव जो है वो चांद से होगा, जहां आप एंकर करेंगे और मैं फील्ड में रिपोर्ट कर रहा हूं। नहीं 2047 तक भाई एंकरिंग नहीं करनी है, नहीं प्रणय इतना लंबा नहीं जाना। लेकिन मैं यहाँ पर वापस सृजन पाल जी के पास आना चाहूंगा। सृजन जी मुझे बताइए एक बात कि ये जो पूरी की पूरी इसका जो इकोनॉमिक पहलू है, इसका जो आर्थिक पक्ष है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, मैं इंडियन जो माइंड है उसकी बात यहां पे करना चाहता हूं। सज्जन जी, एक गाना सुना होगा पूरब और पश्चिम का आपने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था, धरती से सूरज का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो क्या कहेंगे आप इन इंडियन माइंड्स के बारे में जो वैज्ञानिक क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं? और मैं अगर ये कहूं कि सिलिकॉन वैली सिर्फ इंडियन ही चला रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, आप इतिहास में अगर जाइए तो भारत ने तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज तब बनाई जब शायद वेस्टर्न सिविलाइजेशन में शिक्षा क्या होती है यही नहीं समझ पा रहे थे। हमने ग्रामर बनाई, आर्यभट्ट की आपने बात करी, ज़ेरो बनाया, उन्होंने ये बताया पहली बार जब दुनिया में किसी को नहीं पता था कि धरती जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ये बात कहने वाले पहले भारतीय थे। अंग्रेजों को और विदेशी सिविलाइजेशन को 1000 साल एक्स्ट्रा लगे तब उनको ये बात समझ में आई। तो भारत उसके बाद एक कठोर दौर से गुजरा जहां पे बहुत सारे इन्वेडर्स आए, ब्रिटिश आए, जिसने भारत की जो हमारी जो धरोहर थी, हमारा जो विज्ञान था, हमारी जो नॉलेज थी, हमारी संस्कृति थी, इसको दबाया। लेकिन आज़ाद भारत अब जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुका है और अमृत काल में जा रहा है, तो भारत की जो वैज्ञानिक क्षमता है, जो तकनीकी क्षमता है, जो उद्यमी, क्योंकि इसमें उद्यमी क्षमता भी हम सस्ते में कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिल करके एक अच्छी लीडरशिप, जब देश का प्रधानमंत्री भी खड़ा होता है अपने वैज्ञानिकों के साथ तो वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ता है। जब देश के सभी लोग 140 करोड़ लोग यज्ञ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट का मनोबल बढ़ता है। और ये सारी चीजें जब मिल करके एक मिशन बन जाती है, किसी देश में ऐसा मिशन नहीं बनता, सारे देश चुपचाप सब कुछ करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता जनता को, अंतरिक्ष उनके समझ से परे माना जाता है। लेकिन भारत की जनता एक साथ जुड़ चुकी है। इस समय भारत अंतरिक्ष पढ़ रहा है, जान रहा है। शायद भारत चंद्रमा के बारे में जानने वाले जो लोग होते हैं, एवरेज इंटेलिजेंस अबाउट चंद्रमा सबसे ज्यादा हो चुका होगा इस समय भारत में। और इसमें मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो एक जन जन तक ये मैसेज लेके गई। तो इसलिए एक ना सिर्फ चंद्रयान 3 लैंड करेगा सक्सेसफुली और इतिहास रचेगा, बल्कि मानसिकता बदल रही है, वैज्ञानिक सोच आ रही है। और हम ये कह रहे हैं कि हम मुश्किल काम कर सकते हैं। देखिए, हम आसानी से चंद्रमा के इक्वेटर पे जा सकते थे, हम नहीं गए। हम दक्षिणी ध्रुव पे जा रहे हैं, जो सबसे मुश्किल है और कोई नहीं गया, कोई जा भी नहीं पा रहा है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो मनोबल है, वो कॉन्फिडेंस है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसे कहते हैं देश का आत्मविश्वास। और मैं भारत की सबसे बड़ी ताकत मानता हूं सृजन पाल जी, पूरी दुनिया से मैंने रिपोर्टिंग की है, भारत एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये एक बहुत जीवंत प्रजातंत्र है और यही भारत की सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब लोग जो है हमसे थोड़ा आजकल झुक कर बात करते हैं। वीरेंद्र यादव जी, मानेंगे इस बात को? देखिए, इसमें अगर आप नासा ने क्या अचीव किया है या इसरो ने क्या अचीव किया है, हमें मेरे ख्याल से, या किसी और स्पेस एजेंसी ने क्या अचीव किया, हमें उसकी तुलना करने की जरूरत नहीं है। मैं तुलना कर ही नहीं रहा हमारा जी, हम तो सबसे अलग और सबसे जुदा हैं। जी,
तो हमारा जो ये गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, ये चंद्रमा पर पहुंचना है। हम 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब कुछ सालों पहले जब कोशिश की गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली उस समय कुछ ऐसा हो गया कि हमारा एक जो लास्ट फेज था, जो लैंडिंग वाला फेज था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा उस टाइम पे। और उस हिस्से को वापस से हमने ये कोशिश करके बहुत ही जल्दी उसको वापस से अचीव करने की हम कोशिश करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात पे हमें ये बहुत गर्व होना चाहिए। और ऑल द बेस्ट टू इसरो, और होपफुली कल ये सक्सेसफुली हम पहुंचेंगे। प्रोफेसर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हैं, आप फिजिक्स पढ़ाया करते थे होलकर साइंस कॉलेज में, और गलती से मैं आपका सबसे निकम्मा स्टूडेंट था। मेरे प्रिय छात्र रहे हैं, और यही एक कारण है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जो आप राष्ट्रीय चैनल पर इतने उज्जवल तारे के रूप में चमक रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। प्रणाम सर, प्रणाम। देखिए, मैं दो चीजें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। आपने जो है भारतीय जो मस्तिष्क है उसकी तारीफ की। पुरातन समय से हम बहुत आगे रहे हैं, ये बात अपनी जगह सत्य है, और इसका प्रमाण उस समय मिला जब आज से 6 साल पहले आर्यभट्ट की लिखी हुई आर्यभट्टिका जो संस्कृत में थी, जो गायब हो गई थी, वो हमको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मिली। उसका जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ और लोगों ने देखा कि बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर कितने दिन में घूमता है, वो सूर्य के कितने चक्कर लगाता है, शनि ग्रह कितने दिनों में घूमता है, तो ये जानकर लोग आश्चर्य हो गए कि कंप्यूटर के यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से दशमलव के 8वें अंक तक की जो गणना उन्होंने की थी, वो उस जमाने में कर दी थी वैदिक गणित के आधार पर। तो मस्तिष्क हमारा काफी समय से रहा है जागृत, और भारतीय पुरातन परंपरा को अब नए सिरे से आधुनिक आवरण में हम उसको जागृत कर रहे हैं चंद्रमा पर पहुंचकर। दूसरी चीज मैं एक और जोड़ना चाहूंगा दीपक जी, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो। देखिएगा, अमेरिका का अगर आपको पता होगा तो वहां पर उन्होंने स्पेस फौज बनाई है, आर्मी बनाई है स्पेस। तो क्यों बनाई है? क्योंकि अभी अपन ने यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लिया। ड्रोन के बारे में कभी इसके पहले किसी ने जाना नहीं था। पहला विश्व युद्ध हुआ था वो हवाई जहाज की डिस्कवरी के कारण, दूसरा विश्व युद्ध जो विजय हुआ वो एटम बम के कारण। अब जो अगर तीसरा विश्व युद्ध भगवान न करे कभी हो, तो वो ना तो जमीन पर होगा, ना पानी में होगा, ना हवा में होगा, वो अंतरिक्ष में होगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए कि देश की सुरक्षा के लिए हमारा वहां पहुंचना, मटिया बनाना, स्टेशन बनाना बहुत आवश्यक है। उसके आर्थिक पहलू अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसीलिए आज मैं उन सभी 17,000 व्यक्तियों को सलाम करता हूं, और पूरी मुझे आश्वासन है, आश्वस्त हूं मैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं काफी गहराई से इससे जुड़ा हुआ हूं। कहने के लिए मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है, लेकिन मेरा बहुत कुछ काम जो है स्पेस साइंस में हुआ है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इसके सब पहलुओं को बारीकी से देखा है, और मैं निश्चिंत हूं कि कल आप 6:04 पर मिठाइयां बांटेंगे, सबको बधाइयां देंगे। तो आइए हम एक बार पुनः जो है इसरो की सफलता के लिए, देश की मान उपलब्धि के लिए हम जय जयकार करें, ईश्वर उनको सफलता दे। दीपक जी, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी दुआ करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है ये सफल और इतनी सफल हो कि हम एक महाशक्ति स्पेस के क्षेत्र में ऑलरेडी हैं और बड़ी महाशक्ति बन जाएं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का क्या महत्व है, जब आप नासा में इसको बैठकर देखते हैं? हाँ, सो अभी चंद्रमा इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए चंद्रमा का लैंडिंग कितना 1970-69 वैसा हुआ था, तो बहुत दिन बीत गया। सो अभी आर्टेमिस प्रोग्राम से नासा और अदर कंट्रीज वो सब लौटने मांग रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू लैंड ह्यूमंस टू द मून, एंड देन मे बी सेट अप अ मोर परमानेंट बेस देयर। जैसे आप लास्ट 20-30 साल से देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट जाते हैं, रहते हैं, फिर लौट आते हैं, वैसा ही चंद्रमा में बनाने का इरादा है। तो अभी द मून इज अ वेरी बिग फ्रंटियर। हाँ, और साउथ पोल का सिग्निफिकेंस क्या है? सोच लीजिए आप दिल्ली से अमेरिका आए, हाँ, और आपको सारे पानी, ऑक्सीजन सब लेके आना पड़ा, तो तब वो the cost will be phenomenal, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इन सीटू रिसोर्स जब बोलता है, हमें
चंद्रमा में वो ऑक्सीजन, वाटर एंड रॉकेट fuel for the return journey, we should be able to manufacture there. इतना इंटरेस्टिंग साउथ पोल है क्योंकि वहां there are some craters जिसमें कभी सूरज गिरता नहीं है, like so it's permanently shaded. So वो आइस कभी मेल्ट नहीं, उस क्रेटर में आइस है जो कभी मेल्ट नहीं करता. तो वही आइस को हम कितना है उसको मेल्ट किया जा सकता है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो इंडिया का जो मिशन है वो उसी एरिया पे लैंड कर रहा है, लेकिन it's also a very short mission. It's a 14-day mission. It's 1 lunar day. So rover कितना explore कर we don't know that. और क्या instrument का data रहेगा. So वो भी we don't know that. So it is not known, but the huge thing is that the moon is the next frontier. आप सोच लीजिए, आप यहाँ से आप दिल्ली से शायद अमेरिका आएंगे और 24 घंटा लगता है. Moon is just 72 hours away. Sorry, it's about 72 hours away. So it's a very tangible frontier if you could reach there quickly, which Elon Musk का एक कंपनी है SpaceX, वो Starship बोल के एक बता रहे हैं, वो उसका डेवलपमेंट हो गया तो cost of going to the moon will drop by 1000% or even more, 1000 times maybe. So we are in a very interesting place in space exploration, jo it can actually become very affordable in the next 10-20 years. मुझे अमिताभ जी इसका इकोनॉमिक पक्ष समझाइए, क्योंकि जब वैज्ञानिक खोजें होती हैं तो वाकई उसका आर्थिक इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत महत्व होता है. आपने जैसे अब एलन मस्क की स्पेसएक्स की बात की, रिचर्ड ब्रांसन एक कंपनी चलाते हैं जो स्पेस टूरिस्ट ले जाती है, एलन मस्क स्पेस टूरिस्ट को ले जा रहे हैं. इसका क्या आर्थिक महत्व है और कोई इन्वेस्टर अगर पैसे लगाना चाहे तो कैसे पैसे बना सकता है और भारत को किन किन फ्रंट पे फायदा होगा, ये भी समझाइए. अच्छा, तो आप सोच लीजिए, आप डिज्नी वर्ल्ड में गए हैं, ऑरलैंडो में शायद. तो वहां एक प्रेजेंटेशन है, वॉल्ट डिज्नी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू इन्वेस्टर्स दैट इन दिस मगरमच्छ है यहाँ और कीचड़ है और लेक्स है, यहाँ मैं एक रिजॉर्ट बनाऊंगा एक माउस के बारे में. एंड उस पे सारा पृथ्वी से लोग आएगा. And it would have been laughable. So today, if I tell you the same thing, that आज आपका एक रिटर्न ट्रिप मून को यदि 1 करोड़ में मिलता है, क्या ये आप जीवन में एक बार जाएंगे या नहीं? और I think we are headed to this trajectory that ये संभव हो सकता है. देखिए, जो ग्लोबल टूरिज्म बिजनेस है, ये is a $1 trillion business or a very high worth business. यहाँ even if 1 million customers मिला, तब ये एक frontier होगा जो it can be of interest. And the other thing is, if ऐसा कोई mineral है, सोच लीजिए बैटरी में कुछ mineral चाहिए और वो मून में सस्ता में मिल रहा है या बहुत ज्यादा मिल रहा है, तब वो भी एक commercial angle है मून जाने के लिए. तो हर frontier पृथ्वी में अब 50 साल 100 साल पहले इट लुक लाइक ए इम्पॉसिबल फ्रंटियर. आज साउथ पोल में पीपल लिव देयर 365 डेज. सो और इंडिया का पिक्चर है, सी इंडिया इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री engineering wise, and you know there are 200 countries in the world but just 3 have done this. India will be the 4th person. So ये एक बहुत बड़ा फ्रंटियर है. तो जितना ज्यादा कंट्री, जितना ज्यादा कंपनी इस पे आए, तो ये एक फ्रंटियर उतने जल्दी कॉन्कर्ड होगा. सो दैट इज द होल थिंग. ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी इकोनॉमी समझाई है. मैं प्रोफेसर साहब से एक सवाल जानना चाहता हूँ. प्रोफेसर, आप आजकल ना व्हाट्सएप पर एक बड़ा जोक घूम रहा है कि विक्रम ने पहली फोटो भेजी और विक्रम ने फोटो भेजकर कहा कि चांद की जो है, सूरज जो है, किसी भी पत्नी से नहीं मिलती. तो मुझे ये बताइए, शायरों की, कवियों की, हमारे जो गाने लिखने वाले, चांद सी महबूबा बाहों में होगी ऐसा मैंने सोचा था,
हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो चांद के बारे में तो हम लोग इतना जानते हैं, आप जैसे वैज्ञानिक सब कुछ जानते हैं, तो ये हमारे कवि, शायर और साथ ही साथ जो लिरिक्स राइटर है, उनकी रोजी रोटी कैसे बन गए? उनकी रोजी रोटी जो है और ज्यादा अच्छी तरह से चमकेगी, क्योंकि चांद के सिर्फ गड्ढे ही नहीं महत्वपूर्ण है, चांद की जो दूसरी चीजें हैं वो अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है। या दीपक जी, मैं आपको याद दिला दूं कि चांद की सुंदरता धरती से कभी कम होने वाली नहीं है, वो और अति सुंदर होने जा रहा है, क्योंकि अब वहां जब मैनकाइंड का वहां पर पदार्पण होगा तो वहां ऑब्वियसली एक एटमॉस्फेयर भी बनेगा। एटमॉस्फेयर जैसे ही बनेगा, अगर हमने वहां फैक्ट्री लगा दी, हमने अगर वहां पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से जो चंद्रमा की धूल अभी चिपकी हुई है वो आसमान में झूलेगी, तो वायुमंडल आएगा, तो फिर निश्चित रूप से उसकी सुंदरता में वृद्धि होगी। रहा सवाल गड्ढों का, तो कभी तो हृदय कहीं भी पहुंच सकता है, वहां पहुंचकर वो दूसरे ग्रहों को भी देख सकेगा। अभी टाइटन जो आपका चंद्रमा है, शनि ग्रह का चंद्रमा है, उसमें तो वहां मालूम है दीपक जी, वहां पानी जो हमारे यहाँ बरसात होती है, वहां अल्कोहल की बरसात होती है, वहां नदियों में अल्कोहल बहती है, वहां समुद्र में अल्कोहल लहला आ रहा है। तो कल्पना कीजिएगा जो पीने वाले लोग हैं वो कितना खुश होंगे चांद पर पहुंचकर अगर टाइटन के दर्शन करेंगे। तो कवि की हृदय जो है इतना भावुक होता है, वो कहीं भी जंगल में बिठा दीजिए, सुंदरता छांट लेगा। रहा सवाल पत्नी के मुख की तुलना करना, अरे पत्नी को ही वहीं ले जाएंगे ना, क्या बिगड़ता है? हाँ, तो देखिएगा, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि चांद पे प्रॉपर्टी डीलिंग मुझे करनी है। जल्दी से सृजन पाल जी के साथ चलते हैं। सृजन पाल जी, इस पर आपका भी कमेंट। जी हाँ, मैं पार्टनर बनेंगे आप मेरे प्रॉपर्टी डीलिंग में? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल में और भी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और प्लॉट काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चांद के गड्ढों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि चांद पे गड्ढे हैं तो चांद खूबसूरत कैसे है, बट ये सच नहीं है। चांद के गड्ढे इसलिए हैं क्योंकि चांद में उल्का पिंड आती हैं बहुत सारी, जो धरती को नुकसान पहुंचा सकती थी, धरती के जीवन समाप्त कर सकती थी, लेकिन वो सारी उल्का पिंड चंद्रमा अपने पीठ पर लेता है। इसलिए चंद्रमा ना सिर्फ सुंदर है, चंद्रमा हमारी रक्षा भी करता है, सुरक्षित भी करता है। तो कवियों के लिए एक नया टॉपिक है, चांद और धरती को सुरक्षा देने के बारे में भी वो लिख सकते हैं, क्योंकि धरती पे जीवन चांद की वजह से ही हुआ है। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा, एक थ्योरी जो है कि चंद्रमा बना कैसे, तो चंद्रमा बना कैसे, पहले धरती अकेली थी, फिर एक बहुत बड़ा प्लैनेट, छोटा सा, मतलब धरती के मुकाबले छोटा था लेकिन 40% धरती के साइज का, धरती में टकराया और उसकी वजह से चांद बाहर निकल कर आया। तो चंद्रमा, जिसको बोलते हैं चंदा मामा, तो चंदा मामा वाकई है, क्योंकि धरती अगर माँ है तो चंदा तो मामा ही है। तो कवियों के लिए कुछ साइंटिफिक टॉपिक है, इस पे और कविता लिखते हैं और फिर हम लोग प्लॉट लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, कल फिर जुड़ेंगे, बात करेंगे। जी न्यूज़।